तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि आज हम करने क्या जा रहे हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें हमारे कुछ केमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको हमें पढ़ना है। यानी उनके मैकेनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि SN1 के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो SN1 रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो रेसिमाइजेशन से होती है, और SN2 रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से प्रोसीड होती है। तो इन सबको सही से समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ ऑप्टिकल जो है एस्पेक्ट्स जो इसके हैं उनको पढ़ें। मतलब जैसे कौन सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, कौन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, कौन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है, कौन एनेंसियोमर्स कहलाएंगे, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो इसी के साथ जो है शुरू करते हैं अपना पहला, ठीक, फर्स्ट टॉपिक। The light whose vibration occurs only in one plane is called plane polarized light। यानी वो सभी लाइटें जिसका जो वाइब्रेशन हो वो सिर्फ किसमें हो, एक ही डायरेक्शन में हो, किसकी तरह, ये रहा। तो वो लाइट ये यहाँ पर समझ लीजिए सिंगल में है, चारों तरफ नहीं है। किसकी तरह, जैसे ये दिख रहा है, ये एक ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स है। जैसे हमारे आपके घरों में बल्ब होते हैं तो ये सभी डायरेक्शन में को लाइट फैलाते हैं, इनको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी लाइट ऑफ सोर्स। लेकिन जैसे इस लाइट को हम क्या करते हैं, किसी पोलराइजर से पास करते हैं, देखिए ये सभी डायरेक्शन में, लेकिन जब ये इस पोलराइजर से पास होगी तो इससे वो उन्हीं को पास होने देगा जिनके वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होंगे, और ऐसी लाइट को बोलोगे आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मैं समझता हूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट में अब आपको डाउट नहीं होगा कि किस तरह की लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक, कि द डिवाइस बीइंग पोलराइजेशन इन लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी कि जो ये प्रोसेस कर रही है उसको आपने क्या नाम दिया, पोलराइजर। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि द सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव। वो सारे सब्सटेंस जिनसे आपने प्लेन पोलराइज्ड को लाइट को पास किया और उन सब्सटेंस ने उसको रोटेट कर दिया, वो सभी ऑप्टिकल एक्टिव, और जो ऐसा नहीं कर पाए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गई बात। एक ने लाइट को रोटेट कर दिया, एक ने लाइट जैसी थी वैसी ही रही, कोई रोटेशन नहीं किया। जिसने रोटेट किया वो ऑप्टिकल एक्टिव, जिसने रोटेशन नहीं किया ऑप्टिकली इनएक्टिव। सब्सटेंस के बारे में भी जानेंगे। द सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज। यानी कि लाइट अगर ऐसे थी, ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से रोटेट हो तो दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, और अपोजिट हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। मान लो मेरे घर में एक घड़ी लगी हुई है और 12 यहाँ लिखा हुआ है, 6 यहाँ है और ये निडल है, तो ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और इसके अपोजिट अगर घूमने लगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों तरह के सब्सटेंस होंगे, ठीक है, जो आपके क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेंगे, उनका नाम दिया जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटर। ठीक, इसको डिनोटेड करते हैं आप, इसको रिप्रेजेंट करेंगे या तो स्मॉल डी से या तो प्लस साइन से। चलिए एक एग्जांपल से थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए फिगर में थोड़ा ऊपर कर लेता हूं और इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइट थी, इसको हमने निकोल प्रिज्म से गुजारा, ये कन्वर्ट हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अब हमने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस रखा, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने या तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देना है, रोटेट कर देना है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो अगर वो करेगा क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका आपका ये कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एल एनानिन एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, यानी कि वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे पर, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगे। वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उनको आप बोलेंगे लेवो रोटेटरी, और इसको डिनोटेट करेंगे आप एल से या माइनस साइन से। ठीक है, ये देखिए ये कैसे सब्सटेंस में आएगा आपका, लेवो रोटेटरी, और इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपका एल ग्लूकोज। कौन है, एल ग्लूकोज इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपके लिए है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक और वर्ड है मॉलिक्यूलर ऑसियोमेट्री। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर ऑसियोमेट्री क्या होती है, तो ये जो लुईस पास्चर थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था क्रिस्टल सब्सटेंस के लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल था इसका सोडियम अमोनियम टर्टरेट। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मिरर इमेज रिलेशन से ये बना हुआ वो सब्सटेंस। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसका वन हाफ दूसरे वन हाफ के क्या है, इक्वल है। इसका वन हाफ दूसरे वन हाफ के क्या है, इक्वल है। तो ऑब्जेक्ट सच दैट वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ इज कॉल्ड, ठीक, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और क्या बोलेंगे, मिरर प्लेन। देखिए एक एग्जांपल आपका ये भी दिया है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि जहां से ये रेड लाइन खींची है, इसके इधर का और उधर का, ये दोनों पोर्शन क्या है, बराबर हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं आएंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ऑब्जेक्ट जो असियोमेट्रिक है, ठीक है, ध्यान से देखिए,
ऑब्जेक्ट सच दैट वन हाफ ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट मिरर इमेज ऑफ अदर इज सेड टू बी प्लेन ऑफ ऑसियोमेट्री। अपने हाथ ले लीजिए, अपने हाथ का ये पोर्शन देखिए, इसमें ये वाली दोनों फिंगर और ये वाली दोनों फिंगर से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये प्लेन में नहीं है। यहां देखिए फिगर में, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने इसको कट किया, ये कट कर दिया, तो ये जो इधर वाला पोर्शन है और जो इधर वाला पोर्शन है डिफरेंट। इसके बाद हमने एक क्या किया है, इसके बाद हमने जो है एक लिया है ओ, इंग्लिश का ओ वर्ड, इसको आप बीच में से कट कर दीजिए। कट करने का कोई रूल नहीं है, चाहे आप ऐसे कट करिए या इस पोजीशन में कट करिए, बट किसी भी तरह से वन हाफ इक्वल हो जाना चाहिए, तो वो आपका किस में आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ जाएगा। इसका वन हाफ दूसरे वन हाफ के बराबर होता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को जब आप क्या करोगे, मिरर में देखोगे, आपको कोई डिफरेंस दिखाई ही नहीं देगा। ओ बिल्कुल मिरर के रखने के बाद भी कैसा लगेगा, ओ के जैसा ही लगेगा। और कौन सा वर्ड है, एम भी है, इंग्लिश का एम लेटर भी, क्योंकि वन हाफ उसका दूसरे वन हाफ के इक्वल होता है, तो जब एम को आप मिरर इमेज में देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। अब इसके जैसा लेटर वर्ड कौन सा होता है, इसके जैसा लेटर वर्ड हमारा एल है। अगर हमने एल को मिरर इमेज में देखा तो देखिए उसका जो है ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव है। वो भी चेंज होते हैं लेकिन उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि दोनों हाफ क्या है, इक्वल है। तो चेंज तो हुआ लेकिन हमें दिखाई नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि जब लड़कियां जो है नोजपिन पहन के रखती हैं तो वो ट्रांसवर्स इमेज उनको दिखाई देती है, लेकिन हमें बॉयज को वो चीज फील नहीं होती है। ठीक है, तो ये थे आपके। अब सुनिए ध्यान से, जो दो टू अनइक्वल हाफ्स होंगे ना उनको बोलेंगे हम किराल सब्सटेंस, और जो टू अनइक्वल हाफ होंगे उसको बोलेंगे आपके क्या, जो है अकिराल मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, उसमें जो है आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए किराल की अगर बात करूं तो यहां पर ध्यान से देखिए, पी को जब देखेंगे मिरर इमेज में कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये है हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव है, रोटेशन दिखाई देगा। लेकिन जब आप ए को देखेंगे तो ये अकिराल मॉलिक्यूल है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यहां ऑप्टिकल रोटेशन आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो कंपाउंड है विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज है क्या एक दूसरे की, आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल इज नोन एज एनेंसियोमर्स, यानी कि ये पी और ये पी एक दूसरे के क्या हैं, एनेंसियोमर्स हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि ये क्या एक दूसरे के एनेंसियोमर है या नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चल के मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा। देखिए एग्जाम्पल आ गया। अब अगर हम बात करें क्लियरिटी की, क्लियरिटी सेंटर की, तो कार्बन के लिए क्या है, कार्बन जब बॉन्डेड हो कैसे, 4 डिफरेंट एटम से, ठीक, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो कार्बन कहलाएगा आपका कीराल कार्बन। ये मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड है, इसका पहला OH, दूसरा मिथाइल हाइड्रोजन एंड COOH, 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कार्बन को हमने कीराल कार्बन, और इस कार्बन को हम क्लियरिटी सेंटर बोलते हैं, स्टार लगा के डिनोट करते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहां आप नोटिस करेंगे तो यहां 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, इसीलिए अकिराल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं दिखाई देगा, आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाई देगा। यहां पर ये सॉरी ये है दोनों हाइड्रोजन, ये सेम हो गए, सेम कोई से भी अगर दो सेम हो जाए, चाहे हाइड्रोजन ही हो, कई बार आप लोग जल्दीबाजी में हाइड्रोजन को कंसीडर ही करना भूल जाते हैं और कह देते हैं नहीं सर हमने तो देखा था इसको, आंसर आप लोगों ने गलत किया है हमारा। तो ध्यान से देखना, क्योंकि हाइड्रोजन भी उसी में कंसिडर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव में। ये और सब्सटेंस है, लैक्टिक एसिड का तो मैं आपको दे ही चुका हूं, यानी ये एक दूसरे के क्या है, एनेंसियोमर्स है। अब आपको टीचर को, एग्जामिनर को आपकी नॉलेज चेक करनी है, कह देगा ड्रॉ 2 एनेंसियोमर फॉर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बनानी आनी चाहिए। ऐसी अगर वो उसके बजाय एमाइल अल्कोहल कह दे तो आपको अमाइल अल्कोहल का आना चाहिए। टार्टरिक एसिड कह दे, मोस्ट है, बहुत पूछता है, आना चाहिए। ठीक है, वेलरिक एसिड, इसके भी 2 एनेंसियोमर्स बने हुए हैं, तो ये एनेंसियोमर्स आपको बनाने चाहिए। इसमें से ये और ये दो 12th क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी कंपटीशन में तो कुछ भी पूछ सकता है, इनमें से कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। नेक्स्ट आपकी बात आती है रेसिमिक मिक्सचर। क्या होते हैं रेसिमिक मिक्सचर, तो देखिए इक्विमोलर, इक्विमोलर मतलब बराबर बराबर, जितना एक उतना ही दूसरा, मिक्सचर ऑफ 2 एनेंसियोमर्स इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि अगर एक में रेसिमिक मिक्सचर मेरे पास ए है और एक बी है, ए भी 50% है, बी भी 50% है, ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। देखिए लैक्टिक एसिड, जितना ये है उतना ही अमाउंट अगर मेरे पास ये है तो इक्वल है लेकिन अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट आप किससे कर सकते हो, डीएल से, या प्लस और माइनस लगा करके भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये था हमारा किसके लिए, रेसिमिक मिक्सचर के लिए। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिटेंशन। ध्यान से सुनिएगा रिटेंशन को। रिटेंशन में होता क्या है, यहां पर x है, मैंने यहां y ऐड किया तो x मेरा हट गया, लेकिन y लगा, लेकिन लगा कहां, जहां एग्जैक्ट कौन लगा हुआ था आपका,
एक्स लगा हुआ था, जहां पर एग्जैक्ट एक्स लगा था वहीं पर एग्जैक्ट वाई लगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे मान लूं तो ये भी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है। तो देखो यहां पर बोल दिया प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेटियल अरेंजमेंट, यानी कि स्पेटियल अरेंजमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल एकदम। डेफिनेशन भी मैंने बिल्कुल इजी करके लिखी है ताकि आप लोगों को याद भी रहे। भाई टफ डेफिनेशन आपको एग्जाम में बहुत कम याद रहती है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका लास्ट इसका, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा, ये हटेगा लेकिन इधर ही नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से, किधर लगा, दूसरा तरफ। इससे कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होती है, SN2 रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये जो आई आएगा ये कहां से आएगा, बैक साइड से आएगा, और बैक साइड से आएगा तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। यानी पहले अगर वो क्लॉक देता तो कैसे देगा, एंटी क्लॉक देगा, पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ऐसे को बोलेंगे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपके ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स थे इस चैप्टर के। अब आपको हम एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल के साथ करा के चैप्टर को कर देंगे।